उसके बाद क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने किसी किताब में से आपके लिए 4 पंक्तियां देखी थी, तो मैं वो बता रहा हूँ और उसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कहीं ना कहीं सेकंड ग्रेड के जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनके ऊपर सटीक बैठता है। कितनी 4 पंक्तियां प्यारी किसी ने लिखी है। मैंने देखा लोहे को, गलते देखा, ढलते देखा, तपते देखा, गोली बनते देखा, मैंने देखा लोहे को। इन चारों लाइनों का मतलब सटीक रूप से एक सेकंड ग्रेड साइंस के विद्यार्थी के ऊपर पूरी तरह से। क्यों? मैंने पहली लाइन बोली, मैंने देखा लोहे को। मैं सेकंड ग्रेड साइंस के बच्चों को लोहे की तरह इसलिए मान रहा हूं क्योंकि उनके पास एक दूसरा ऑप्शन भी था, वो इजी रास्ता था, लेकिन उन्होंने उस इजी कोर्स को नहीं चुनते हुए एक लोहे की तरह दृढ़ निश्चय करते हुए सेकंड ग्रेड साइंस को चुना, जिसके अंदर उनको फिजिक्स का भी मुकाबला करना था, केमिस्ट्री का भी मुकाबला करना है, बॉटनी का भी मुकाबला करना है, जूलॉजी का भी मुकाबला करना है। साथ में उसमें दूसरी लाइनें क्या लिखी हुई थी? तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा का मतलब क्या है? मैंने आपको लगातार 6 महीने से आपकी कठिन तपस्या देख रहा हूं, कठिन परिश्रम देख रहा हूं, क्योंकि इतना आसान नहीं है सेकंड ग्रेड की फिजिक्स को पढ़ना, केमिस्ट्री को पढ़ना, बॉटनी को पढ़ना, जूलॉजी को पढ़ना। और इसकी अंतिम लाइन क्या है? गोली बनते देखा। अब आप पूर्ण रूप से AK-47 की गोलियों की तरह तैयार है और आपको 17 दिसंबर की एग्जाम को क्रैक करना है। अब इस तरह के नकारात्मक भाव आपके दिमाग में आने ही नहीं चाहिए कि सर क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब अच्छा होगा। आपने 6 महीने कड़ी मेहनत की है, इसका परिणाम आपके सामने आएगा। दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में फिजिक्स का डाउट है। फिजिक्स की आप चिंता ही ना करें। आप अगर ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो रही, वो आपसे नहीं, वो किसी से ही नहीं हो रही, तो इसीलिए अपने दिमाग में पहला भूत तो फिजिक्स का बिल्कुल उतार दें कि साहब मुझे फिजिक्स से क्या, कोई बात नहीं है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, लड़कों ने एक भी क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं किया था तो भी उनका सिलेक्शन हुआ था। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, देखो पहली चीज मैं आपको बार बार पुनः बता रहा हूं, किसी भी तरीके से डिमोटिवेट नहीं होना है। सबसे आसान एग्जाम सेकंड ग्रेड साइंस का होगा, चाहे आप माने या ना माने। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको खुद को लगेगा कि सर ने बिल्कुल सटीक कहा था, यह एग्जाम तो शायद सबसे इजी था। और जिन्होंने इसको छोड़ के दूसरी एग्जाम्स में लगे, उनको भी आप विद इन 1.5 महीने में कंपटीशन दोगे जो अभी आपने हाल में दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कई बच्चे बताते हैं कि सर हमने तो सेकंड ग्रेड ही लगे, लेकिन लास्ट के 10 दिन पहले हमने तैयारी की और हमारे नंबर 119 और 120 तक आए। 110, 90 से ऊपर तो मतलब 100 से ऊपर तो पता नहीं कितने बच्चे हैं जिन्होंने मुश्किल से 10 दिन का समय दिया और उन्होंने मेरी बात को माना। पुनः मैं वापिस स्टूडेंट से यही कहूंगा, पहले अभी आपको सेकंड ग्रेड के अलावा नहीं सोचना है, उसके बाद आपको 1.5 महीने का समय मिलेगा, फिर आप दूसरी एग्जाम की तैयारी करें और इजी गोइंग हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, इसके साथ वो तैयारी अपने आप। कभी भी दिमाग में ये जो 1.5 महीने का समय है, 45 दिन का जो समय है, वो पूरी तरीके से पॉजिटिव थीम का समय। नेगेटिव थीम आपके दिमाग में ही नहीं आनी चाहिए कि सर मुझे याद नहीं हो रहा। याद होना या नहीं होना ये एग्जाम वाले दिन डिपेंड करेगा, एग्जाम पे डिपेंड करेगा। जिस दिन आप एग्जाम पेपर में पढ़ोगे तो उस दिन अपने आप आपको सारी चीजें याद आएंगी। अभी आपको याद आई नहीं आई, अभी हाल में आपने पेपर दिए थे तो आपके 119 और 120 नंबर आए, जबकि आपने तो, और लोग तो पता नहीं कितने कितने महीने से लग रहे थे, आपने तो मुश्किल से 15-15 दिन प्रिपरेशन। वापिस पुनः एक ही बात कहूंगा, अब थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करने से पहले 5-10 मिनट पहले थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, आपके दिमाग में बार बार में एक भूत ना रहे कि सर सेकंड पेपर में, देखो सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं। मान के चले अगर हम फिजिक्स नहीं कर पा रहे, कतई चिंता नहीं करें, फिजिक्स के 4-5 चैप्टर भी आप कर पा रहे हैं, कहीं परेशानी नहीं है। केमिस्ट्री में मैं अभी कुछ चैप्टर्स ऐसे बताऊंगा जिससे मैं आपको बता रहा हूं विद इन इस महीने के अंदर ही मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा कि 25-26 क्वेश्चन 40 में से वो आप 1 महीने में तैयार कर लेंगे। इस महीने कुछ नहीं करना, जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, मेरे कहने पर सुबह जब खाना खा रहे हैं इन क्वेश्चंस को सुनना है, शाम को जब खाना खा रहे हैं इन क्वेश्चंस को सुनना है। मैं 30 मिनट से ज्यादा आपका 1 महीना नहीं लूंगा। अल्टरनेट क्लास डालूंगा, 15 दिन क्लास डालूंगा और उसमें 15 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे, बशर्त जैसा मैं कहूं उसके अनुसार वो आधा घंटा मुझे दे दो, और उसके अलावा आप मोटी किताबें पढ़ो, पतली किताबें पढ़ो, मुझे कोई लेना देना नहीं। कोई से भी 2 सब्जेक्ट सेकंड पेपर में आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। देखो एक तो केमिस्ट्री तो आपको अच्छा करना ही है क्योंकि ये जबरदस्त स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। दूसरा बॉटनी जूलॉजी में
जो आपको अच्छा लगे उसमें से एक आपका बेहतरीन स्कोरिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा कुछ भी, दूसरा मध्यम भी चलेगा, और एक टीचिंग मेथड बेहतरीन होने चाहिए। उसके बाद आपको सेकंड पेपर में कतई चिंता नहीं करनी। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इस बार का कंपटीशन सिर्फ इतना ही रहेगा, जो दोनों पेपर्स में क्वालिफाई कर लिया वो, पहली बात तो 7-8 हजार लड़कों में कंपटीशन है, खींच के 10,000 लड़कों में है, उसमें मैं आपको बता रहा हूं आधे से ज्यादा तो पहले पेपर में ही रह जाएंगे, और उसके बाद ना के बराबर कंपटीशन रहेगा। अब आपकी जो स्ट्रेटेजी है 1.5 महीने की, वो इस तरह की है, नई किताबें नहीं पढ़नी, नए नोट्स नहीं पढ़ने, जहां भी आप पढ़े हैं उन्हीं नोट्सों को आपको बार बार रिवाइज करना है। केमिस्ट्री के अंदर मैं कुछ टॉपिक्स आपको करा रहा हूं, 15 टॉपिक्स कराऊंगा, उन 15 टॉपिक्स को आपको मेरे हिसाब से करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। बेफिक्र रहें, आराम से पेपर की तैयारी करें, 45 दिन का समय है, इस समय आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव थीम दिमाग में लगाते हुए सिर्फ यही सोचना है, मुझे तैयारी करनी। 5 मिनट का समय जरूर लिया, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि बच्चे मेरे पास बार बार फोन करते हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। जब भी मेरी आप क्लासेस लें, आधा घंटे की क्लास होगी, इस महीने 15 या 16 लेक्चर में डालूंगा, मैं भी बताता चलूंगा आपको। साथ में ये वाली जो बुक्स, चाहे आपके पास पुरानी ये बुक हो राजस्थान बोर्ड की या ये नई बुक हो, इसको जरूर रख लें। जैसे मान लो मैंने पहली क्लास में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ा है, तो आपको कुछ नहीं करना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ही सुनना है, कुछ नहीं करना। लेकिन साथ में क्या करना है, जैसे जैसे मैं बताता चल रहा हूं, जैसे जैसे मैं बताता चल रहा हूं, वैसे वैसे हल्का सा खाना खाते समय मैंने बोला एंटीहिस्टामिन ड्रग कौन सी है, तो एंटीहिस्टामिन ड्रग हमने 3 ड्रगों की बात की थी। डाइफेनिल हाइड्रामीन, ये पुरानी किताब में था, अब खत्म हो चुकी। एक तो डाइफेनिल हाइड्रामीन बताई थी, एक सेल्डेन बताई थी, एक ब्रोमेनीफिरामीन करके बताई थी। क्या है, जैसे देखोगे तुरंत याद आएगा। फिर दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा था, एंटीबायोटिक पढ़े थे, 2 तरह के पढ़े थे, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में तो एक ही पढ़ना है, पेनिसिलिन जी से। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और जनरली कौन सा पूछा जाता है, क्लोरोफेनिकोल पूछा जाता है। अब हमने 2 तरह के दर्द निवारकों की बात की, कुछ तो ऐसे दर्द निवारक हैं जो नार्कोटिक्स टाइप के हैं, और कुछ दर्द निवारक ऐसे हैं जो नॉन नार्कोटिक्स टाइप के। एग्जाम में 2-2, 3 बाकायदा राजस्थान बोर्ड की बुकों में दिखा भी रखे, मोर्फिन, कोडीन, हेरोइन नार्कोटिक्स, बाकायदा लिखा हुआ है एस्प्रिन, पैरासीटामोल नॉन नार्कोटिक्स। आज जैसे ही मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, कुछ नहीं 19 क्वेश्चन, और सिर्फ वो 19 के 19 क्वेश्चन आपको लग जाएगा। एग्जामिनर का एक फिक्स सीक्वेंस है, एग्जामिनर उसी के अनुसार चलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मस्ती से तैयारी करें, 45 दिन के समय बिना किसी झिझक के, केमिस्ट्री के साथ एक सब्जेक्ट और बॉटनी या जूलॉजी में वो बहुत अच्छा कर लें, शेष दूसरे को आप काम चलाऊ रख सकते हैं। काम चलाऊ का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल डाउन नहीं। और फिजिक्स में जो आप 4-5 चैप्टर जो आपको लगते हैं कि मैं इनको अच्छा कर सकता हूं, इतना करना, टीचिंग मेथड बेहतरीन कर लें, उसके बाद आपको सेकंड पेपर में कतई चिंता नहीं है। फर्स्ट पेपर की मुझे नॉलेज है नहीं, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कहता। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊं। केमिस्ट्री में 15 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 22 से 23 क्वेश्चन देते हैं, और कुछ भी नहीं है, रोज खाना खाते समय आधा घंटे देखना है, और शाम को खाना खाते समय आधा घंटा देखना है। ये जो वीडियोस देखनी है इनको देखना है, और अपने गुरु को मानते हुए इन वीडियोस को शेयर भी करना है। क्यों? क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। फिर मैं आपको बताऊं, इससे कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जिस लड़के को नहीं पढ़ना उसको नहीं पढ़ना होता, और जिसको पढ़ना है उसको पढ़ना होता है। आपके भाग्य को कोई नहीं छीन सकता। अगर आपके भाग्य में सेलेक्टेड होना है तो उस दिन मां लक्ष्मी आपके ऊपर, मां सरस्वती आपके ऊपर विराजमान रहेंगी, मां लक्ष्मी आपका साथ देगी। इसीलिए पूर्ण रूप से बेधड़क होकर, निश्चिंत होकर आप तैयारी करें। और आज की क्लास नंबर 1 अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अगला टॉपिक जो आपके कोर्स में है, हमने दैनिक जीवन में रसायन पढ़ा। आज जो हम बात कर रहे हैं सेकंड टॉपिक की, बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। जैव अणुओं के अंदर आश्चर्य होगा, अभी फर्स्ट ग्रेड का हाल में एग्जाम हुआ था, 5 क्वेश्चन जैव अणु में से थे, जबकि 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रो में से थे, मात्र 2 क्वेश्चन ही सॉल्यूशन में थे। केमिकल काइनेटिक ने भी 3 ही दिए, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स ने कितने दिए? 5 क्वेश्चन। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं सेकंड ग्रेड में जो आपको अच्छे से करने हैं, जिनको लोग नहीं करते। दैनिक जीवन में रसायन नंबर 1 हो गया। आज मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स कराऊंगा। परसों जो बात होगी, परसों मैं आपको पॉलीमर पढ़ाऊंगा।
उसके जो नेक्स्ट डे होगा सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसके नेक्स्ट डे में आपको मेटलर्जी पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आपको ऑर्गेनिक के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, ऑर्गेनिक में सिर्फ एक दिन ईजेड सिस्टम, साथ में समावेता, और उस दिन ईजेड सिस्टम पढ़ाऊंगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन बेंजीन्स की रिएक्शंस बताऊंगा जो एग्जामिनर आपसे पूछे। साथ ही साथ इजी चैप्टर पहले करेंगे, हम एटॉमिक की बात करेंगे, पीरियोडिक की बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग की, डी ब्लॉक की, कोऑर्डिनेशन, और जो रह गए आपके कौन कौन से, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रो और थर्मो, उसके अंदर जो मैं आपको 4-4, 5-5 चीज इंपॉर्टेंट बताऊं वो आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। बार बार यही कहूंगा, ये 11th 12th की बुक्स आपके पास जरूर होनी चाहिए, इनको अपने बगल में रखें, चाहे पिछले साल की हो या इस साल। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करेंगे। आपका 10 मिनट का समय खराब किया उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सबसे पहला जो हमारे कोर्स में चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स में, वो है कार्बोहाइड्रेट। जब भी कार्बोहाइड्रेट में से क्वेश्चन आना है तो जनरली वो ग्लूकोज की रिएक्शन पूछता ही है। 6 रिएक्शन आपके कोर्स में दे रखी है, उन्हीं से एक एक लाइन घुमा घुमा के आती है। ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा सीक्वेंस से, और उन्हीं 5 क्वेश्चनों को मिलाकर इस साल फर्स्ट ग्रेड 2018 में क्वेश्चन मिला दिया गया। अब आप सबको पता है जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज की जनरली स्ट्रक्चर सबको पता होती है कि ग्लूकोज के अंदर एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज के अंदर, साथ में CHOH 4 और CH2OH। सबको यह बात पता होती है कि जो ग्लूकोज है वो एल्डोज हेक्सोज सर्कल है। हेक्सोज तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, और एल्डोज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसी पर रिएक्शन पूछी जाती है। ग्लूकोज की रिएक्शन जब भी रेड फास्फोरस और HI से की जाए तो ध्यान रख लेना, रेड फास्फोरस हो या ना हो, जो HI है वो एल्केन बनाने का ठेकेदार है। HI एल्केन बनाने का ठेकेदार है। जब भी आपको कहीं दिख जाए तो समझ जाए HI का काम ये एल्केन बनाने का, इसको ठेका दे रखा है, ये 6 कार्बन वाला ही एल्केन बना देगा। और 6 कार्बन वाला एल्केन आप सबको पता है कौन सा होता है, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। तो पहला क्वेश्चन, अब आप जब भी पढ़ेंगे कुछ नहीं करना, शाम को बैठेंगे तो खाना खाएंगे, मेरे लिए खाना जरूर खाएं, ये नहीं खाना नहीं खाएं, खाना खाएं, और साथ में क्या करना है, ये वाली बुक खोल लें। इस वाली बुक में आपको क्या करना है कि इस वाली बुक के अंदर बायोमोलिक्यूल्स खोल लेना है। अब पहली रिएक्शन उसके अंदर यही होगी कि ग्लूकोज को, हूबहू लाइन भी ऐसी की ऐसी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ग्लूकोज को जब हम लंबे समय तक HI के कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या होता है। आपको इतना सा याद रखना है कि जो HI है वो तो एल्केन बनाने का ठेकेदार है, उसका काम यह है कि वो ग्लूकोज को उतने ही कार्बन वाले एल्केन के अंदर बदल देता है, 1 2 3 4 5, और साथ में क्या बनता है, 6, तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। अब ये वाली जो रिएक्शन है, साथ ही साथ एक लाइन और लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है एनसीईआरटी में, कि ग्लूकोज को जब आप HI के साथ रिएक्शन करते हैं, HI ठेकेदार है, उतने ही कार्बन वाला एल्केन बनाता है, रिएक्शन को एल्केन में रखता है, और साथ ही साथ हमें यह पता चलता है इस रिएक्शन से कि इसके अंदर 6 कार्बन की चेन होती है, इसीलिए 6 कार्बन वाला क्या बनता है, एल्केन बनता है। और फर्स्ट ग्रेड में अभी मैं आपसे बताऊंगा तब यही क्वेश्चन पूछा गया, मैचिंग का क्वेश्चन आया था, और उसके अंदर हमें यही बताना था कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन पाए जाते हैं, इसकी पुष्टि कौन सी रिएक्शन से होती है, तो आंसर क्या था, HI। दूसरी रिएक्शन की बात करें, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर से करें, अब इस पर 2 तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो पहली रिएक्शन आपको ग्लूकोज की याद हो गई होगी, नॉर्मल हेक्सेन, आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, HI ठेकेदार है, किसका ठेकेदार है, एल्केन बनाने का ठेकेदार है, और 6 कार्बन वाली एल्केन बनती है, और इससे यह पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन। दूसरी जो रिएक्शन है वो है ब्रोमीन वाटर के साथ। अब इस पर भी फर्स्ट ग्रेड में 2 तरह, देखिए इस ब्रोमीन वाटर से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो दोनों की दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन में, राजस्थान बोर्ड की बुक की लाइन में लिखे हुए हैं। ये जो ब्रोमीन वाटर है, ये जो ब्रोमीन वाटर है, ये जो ब्रोमीन वाटर है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, ये दुर्बल ऑक्सीकारक है। ब्रोमीन जल क्या है, दुर्बल ऑक्सीकारक है, ये सिर्फ इस एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण करता है, इस अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं करता। तो जो ब्रोमीन वाटर है वो इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके इस CHO को किस में बदल देता है, CWH में बदल देता है।
इस वाली जब हम ब्रोमीन वाटर काम में लेते हैं तो ये CHO किसके अंदर बदल जाता है, CWH में बदलता है। रिमेनिंग वैसा की वैसा रखता है, 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और साथ ही साथ इस रिएक्शन से हमें यह पता चलता है कि इसके अंदर केवल एल्डिहाइड समूह का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, केवल किसका हो रहा है, एल्डिहाइड का। तो दूसरी रिएक्शन भी आपको याद हो गई होगी। पहली रिएक्शन ग्लूकोज की HI के साथ हेक्सेन बनता है, ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करें तो केवल ये वाला एल्डिहाइड एसिड में बदलता है, और इसको कौन सा एसिड बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। तीसरी जो रिएक्शन है वो आपसे क्या है, नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब जो नाइट्रिक अम्ल है वो भी क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है, वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, नाइट्रिक प्रबल ऑक्सीकारक। ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये ऐसा प्रबल ऑक्सीकारक है, वो इस एल्डिहाइड को तो एसिड में बदलता है, साथ ही साथ इस CH2OH ग्रुप को भी किसमें बदल देता है, CWH ग्रुप में बदल देता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। जब आपने ब्रोमीन वाटर लिया तो केवल ये वाला एल्डिहाइड CWH में बदलता है, और जब आपने कंसंट्रेट HNO3 काम में लिया, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, ये इस CHO को भी CWH में बदलता है और इस CH2OH को भी किसमें बदल देता है, CWH में। ऐसे सोचेंगे दोनों बदल गए, सारे बदल गए। तो जब हम कंसंट्रेट HNO3 काम में लेते हैं तब तो कौन सा एसिड बनता है, सैक्रिक एसिड, और जब आप सिर्फ ब्रोमीन वाटर काम में लेते हो तो कौन सा बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। जैसे जैसे आप देखोगे कोर्स के अंदर, जैसे जैसे किताब पलटोगे, राजस्थान बोर्ड की बुक पलटोगे, हूबहू ऐसे के ऐसे आपको रिएक्शंस दिखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाए, ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं या ACF में पूछे गए हैं। ग्लूकोज जब नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करता है तो क्या बनता है, सैक्रिक, और अगर यहां ब्रोमीन वाटर होता तो क्या बनता, ग्लूकोनिक एसिड बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको डायरेक्ट याद करना है। एक चीज है जिसे बोलते हैं ओसाजोन, डायरेक्ट याद करनी है। ये रिएक्शन आजकल नहीं पूछी जाती क्योंकि ये रिएक्शन NCERT से हट गई है। पहले पुरानी बुकों में ये रिएक्शन हुआ करती थी, तो लास्ट ईयर तक जब हमारी पुरानी बुक थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता था, ओसाजोन कैसे बनता है। ये रिएक्शन आपको याद करनी है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इसकी रिएक्शन जब हम फेनिल हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन जब फेनिल हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं तो ओसाजोन बनता है, ओसाजोन बनता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब फेनिल हाइड्रोजीन से कराते हो, ओसाजोन बनता है, उस समय फेनिल हाइड्रोजीन के कितने अणु काम में आते हैं, तो आपको याद करना है 3 अणु काम में आते हैं। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से एग्जामिनर ने पूछा। ग्लूकोज जब ओसाजोन बनाता है फेनिल हाइड्रोजीन के साथ तो उस समय फेनिल हाइड्रोजीन के कितने अणु काम आते हैं, तो आपसे पूछा गया 3 अणु। एक बार ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया कि ग्लूकोज से ओसाजोन कैसे बनता है, आप ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, तो आंसर जाता है फेनिल हाइड्रोजीन। अगली रिएक्शन देखिए। अब 2-3 तरीके के अलग तरह के क्वेश्चन और आते हैं, वो सुने। CH ग्लूकोज पर 6-7 तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। पहला क्वेश्चन याद हो गया होगा, ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ, HI ठेकेदार 6 कार्बन वाला एल्केन बनेगा, उससे यह पता चलता है ग्लूकोज में 6 कार्बन। दूसरा हमने ब्रोमीन वाटर के साथ करी, सिर्फ इस CHO को CWH में बदलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। कंसंट्रेट HNO3 काम में लेंगे तो इसको भी बदलूंगा, इसको भी बदलूंगा, सैक्रिक एसिड बनेगा। ओसाजोन कैसे बनेगा, फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराऊंगा, कितने अणु काम में लूंगा, 3 अणु। साथ ही साथ इसमें 2 रिएक्शन और पूछी जाती है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। ऐसे कौन से रिएजेंट हैं जिनसे यह पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, या ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं, ग्लूकोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं। ऐसा कौन सी रिएक्शन से पता चलता है, ये 2 क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखें कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह है, इसका पता कैसे चलता है कि एल्डिहाइड समूह का मतलब इसमें कार्बोनिल समूह है, और ये जो है ये एक तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ भी रिएक्शन करता है। तो जब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो सिर्फ यही वाला एल्डिहाइड वाला पोर्शन HCN के साथ रिएक्शन करता है। साथ ही साथ जब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं, NH2OH,
NH2OH, इसे बोला हाइड्रोक्सिल, इसे बोला एमीन, तो इसमें से वाटर बाहर निकलकर ऑक्सिजन बनता है, ऑक्सिजन बनता है। ये दोनों रिएक्शंस इस बात की पुष्टि करती हैं कि इसके अंदर एल्डिहाइड समूह या कार्बोनिल समूह पाया जाता है। यही क्वेश्चन आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा रिएजेंट डाला जाए जिससे यह पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह पाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि उस समय या तो हम इसके अंदर HCN डालेंगे या क्या डालेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। इससे हमें यह पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्कोहलिक समूह है, इसकी पुष्टि कौन सी रिएक्शन से होती है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का एसिटिलीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण का मतलब होता है कि इसके अंदर हम एसिटिल समूह जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एसिटिल समूह। आप क्या करोगे, अल्कोहल के जो H है इनको हटाकर यहां एसिटिल ग्रुप जोड़ दोगे, यानी ये वाली स्थिति बनेगी CHO, CHO, H हटा के क्या जोड़ देंगे, COCH3, ये 4 हो जाएंगे, और CH2O, COCH3। एसिटिलीकरण का मतलब ही होता है एसिड समूह को जोड़ना। अब हमसे ये रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनते हैं, ग्लूकोज के साथ 5 एसीटेट लग जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, 2 तरीके से, कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, इसकी पुष्टि किस रिएक्शन से होती है, तो आप कहोगे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। पूछे कि ग्लूकोज के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है, यह कैसे पता लगेगा, तो आप कहोगे कि मैं ग्लूकोज का एसिटिलीकरण करूंगा, और एसिटिलीकरण करने के लिए कौन सा रिएजेंट डाला जाता है, एसिटिक एनाइड्राइड। अब क्या किया इस साल एग्जामिनर ने, ये मोटी मोटी सी 2 बात और आपसे सेकंड ग्रेड में पूछी गई है। आप सब जानते हैं कि ग्लूकोज के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। जैसी राजस्थान बोर्ड की किताब देखेंगे तो पता चलेगा कि ग्लूकोज के अंदर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उसमें 6 मेंबर होते हैं, और 6 मेंबर की साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पायरनोज बोलते हैं। जबकि फैक्ट्रोज के अंदर जो 6 मेंबर की रिंग बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, फुर्नोज बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका कि ग्लूकोज और फैक्ट्रोज में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है। तो ग्लूकोज के अंदर जो 6 मेंबर की रिंग बनती है, ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है, उस रिंग स्ट्रक्चर को तो पायरनोज कहते हैं, और फैक्ट्रोज के अंदर जो 5 मेंबर की रिंग बनती है उसे हम क्या कहते हैं, फुर्नोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी बताया कि ग्लूकोज किससे अभिक्रिया करके ओसाजोन बनाता है, तो रट जाना चाहिए कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम फेनिल हाइड्रोजीन के साथ करते हैं तो ओसाजोन बनता है, और यहां फेनिल हाइड्रोजीन के कितने अणु काम आते हैं, 3 अणु काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप सबसे मिला के, इन सबको मिलाकर 18 अक्टूबर को जो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन हुआ था उसने इन सबको मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया। ग्लूकोज के संबंध में 2 सूचियां देती। मैंने आपसे क्या कहा, अभी जो ऊपर वाले 5 क्वेश्चन थे वो कभी सेकंड ग्रेड में, कभी फर्स्ट ग्रेड में, कभी सेकंड ग्रेड में, कभी फर्स्ट ग्रेड में। अब एग्जामिनर को धर्म संकट हुआ। अब एग्जामिनर ने कहा क्या करें भाई, कैसे नया क्वेश्चन बनाए, तो उसने वो की वही सारी चीजें ली, बस क्या कर दिया, कोट के रूप में दे दिया क्वेश्चन। उसने कहा सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में। जब आप इसकी HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या निष्कर्ष बनता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो बस यही आंसर हो गया, हटाओ। जिसमें एक आंसर थर्ड है वही हमारा आंसर है, तो आंसर यही था। दूसरी रिएक्शन HCN के साथ, अभी भी मैंने कहा 2 रिएजेंट ऐसे हैं, एक तो HCN और एक हाइड्रोक्सिल एमीन, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा समूह होता है, कार्बोनिल समूह। तीसरा मैंने आपसे कहा था ब्रोमीन जल के साथ जो एल्डिहाइडिक CHO है केवल उसका ऑक्सीडेशन होता है। और जो एसिटिलीकरण किस बात की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज के अंदर कितने OH समूह पाए जाते हैं, 5 OH समूह। तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जामिनर ने क्या किया, जो पिछले 7 क्वेश्चन बने अब तक उनका क्या कर दिया, निचोड़ करके उनको एक साथ डाल दिया। समझ में आ गई बात। इसीलिए उसने क्या कहा, HCN के साथ CO समूह है, ब्रोमीन जल के साथ एल्डिहाइड समूह है, एसिटिलीकरण के साथ क्या है, 5 OH समूह। अब क्या करना है मेरे हिसाब से ग्लूकोज की, अब जैसे ही आप किताब के अंदर, अब राजस्थान बोर्ड की किताब में खाना खाते समय पढ़ोगे तो आपको ये 5 रिएक्शन ऐसे की ऐसे मिलेंगी और आपको लगेगा याद हो गया। कुछ नहीं करना, किताब को खोल लेना है। सबसे पहले ग्लूकोज की पेज नंबर 429 पर जाना है।
पहली रिएक्शन है कि साहब सेकंड रिएक्शन है HI के साथ, तो आपको पता है HI के साथ एल्केन बनता है, साथ में जल्दी से देख लेना, हाँ इसमें 6 कार्बन होते हैं, इसकी पुष्टि। वही जो तीसरी नंबर की, मतलब हु बहू जो मैं बोल रहा हूं वो कि वही एग्जामिनर आपसे पूछेगा और ऐसी की ऐसे किताब में आएगा। अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से 2 सेकंड लगेंगी ग्लूकोज की सारी रिएक्शंस को रिपीट करने में, फटाफट एक बार बता देता हूं जिससे आपको याद हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे। ये चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इजी चैप्टर है और फटाफट आपको नंबर देंगे। तो देखिए पहली रिएक्शन याद हो गई होगी, ग्लूकोज HI ठेकेदार, 6 कार्बन वाला एल्केन, और सीधी सी बात है क्या होगा, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। दूसरा, अब ये बताया ब्रोमीन सिर्फ इस CHO को CWH में बदलेगा, उसे बोलते हैं ग्लूकोनिक कंसंट्रेट HNO3, तो इसका भी ठेकेदार, इसका भी ठेकेदार, इसको भी CHO में CWH में बदलू, इसको भी CWH में बदलू, दोनों बदले तो सैक्रिक एसिड। तीसरी चीज, नाइट्रिक एसिड के साथ सैक्रिक एसिड, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ 3 अणु ओसाजोन बना देंगे। 2 रिएजेंट ऐसे हैं जिनसे पता चलता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, एक तो हाइड्रोक्सिल एमीन और दूसरा कौन सा, HCl। इसमें 5 OH समूह है, इसकी पुष्टि किससे होती है, एसिटिक एनाइड्राइड से, उसको एसिटिलीकरण कहते हैं। ग्लूकोज में 6 मेंबर की रिंग को क्या कहेंगे, पायनोज, 5 मेंबर की रिंग को क्या कहते हैं, फुरनोज। अभी अभी बताया ओसाजोन तो फेनिल हाइड्रोजीन से बनेगा, HI के साथ एल्केन बनता है 6 कार्बन, HCN के साथ अभी अभी बताया CO समूह, ब्रोमीन जल के साथ केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, एसिटिलीकरण से ये पता चलता है इसमें कितने OH समूह हैं, 5 OH समूह। ये आपका मोनोसैक्राइड कंप्लीट हो। अब जब डाइसैक्राइड में बात करता है तो सुक्रोज, उसका पसंदीदा RPSC का क्वेश्चन है सुक्रोज। तो जब भी आप खाना खाएंगे तो जैसे ही डाइसैक्राइड पकड़ेंगे तो डाइसैक्राइड में क्या पकड़ लेंगे, सुक्रोज, क्योंकि वो आपसे बार बार सुक्रोज पूछ रहा है। अब आप सबको इतना तो पता है, बायो के स्टूडेंट हो, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैक्राइड है, डाइसैक्राइड है, पॉलीसैक्राइड है। अब डाइसैक्राइड का मतलब ये होता है कि जो 2 मोनोसैक्राइड अणुओं से मिलकर बना हो। फर्स्ट ग्रेड में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, सुक्रोज क्या है, आप सबको पता है सुक्रोज क्या है, डाइसैक्राइड। सबको पता होता है सुक्रोज ग्लूकोज और किससे मिलकर बनता है, फैक्टोज से मिलकर बनता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, इनमें से अनअपचाई शर्करा कौन सी है। याद कर लें, 2 क्वेश्चन सुक्रोज पर पूछता है कि नंबर 1 सुक्रोज क्या है, आप कहोगे डाइसैक्राइड है, और दूसरी चीज पूछे कि इनमें से कौन सी अनअपचाई शर्करा है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो अपने दिमाग में रखें मोनोसैक्राइड, मोनोसैक्राइड याद कर लें, ज्यादा फंसे नहीं। मोनोसैक्राइड रिड्यूसिंग अपचाई शर्करा है, मोनोसैक्राइड अपचाई शर्करा है। सिर्फ सुक्रोज को छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर सारी जो डाइसैक्राइड है वो भी अपचाई शर्करा है। यानी सुक्रोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। सारे पॉलीसैक्राइड भी नॉन रिड्यूसिंग है, सारे मोनोसैक्राइड रिड्यूसिंग है, सारे डाइसैक्राइड रिड्यूसिंग है, सुक्रोज को छोड़कर। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इनमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। जैसे ही सुक्रोज दिख जाए आंसर समझ जाए क्या है, सुक्रोज। आ गया समझ में। जैसे मेरे हिसाब से ये आपका कंप्लीट हो गया, क्या ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये आपका कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट हो गया। बस इतना ही आपको खाना खाते समय कार्बोहाइड्रेट में पढ़ना है। पॉलीसैक्राइड वगैरह आप जानते हो कुछ, और जहां डिटेल आएगा अल्फा बीटा वो फिर आपसे होगा भी नहीं, ठीक है। एक और अपने दिमाग में ग्लूकोज जब पढ़े तो एक क्वेश्चन और अपने दिमाग में रख सकते हैं। ग्लूकोज 2 फॉर्मों में मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। वो आपसे पूछ ले अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं, तो आपको एक आंसर और याद रखना है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको राजस्थान बोर्ड की के पन्ने पलटोगे हूबहू मिलेंगे कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है, एनोमर्स। अब अपन प्रोटीन्स की बात करते हैं। सेकंड जो हमारे कोर्स में टॉपिक दिया है वो प्रोटीन दिया है। प्रोटीन के अंदर उसका पसंदीदा एक क्वेश्चन फिक्स है, अभी भी फर्स्ट ग्रेड में आया, इनमें से आवश्यक एमिनो अम्ल कौन सा है। वो ज्यादातर सब लोग गलत कर रहे हैं, ना तो उनसे पराशरण दाब का न्यूमेरिकल निकला, अरे चलो वो नहीं निकला कोई बात नहीं, लेकिन ये तो याद रहना चाहिए था ना उनमें से कौन से आवश्यक एमिनो अम्ल। अब आप सबको पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। सबको पता है एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं। याद कर लेना है अना, इस बार आपसे यही क्वेश्चन आया था अभी हाल में फर्स्ट ग्रेड के अंदर 18 अक्टूबर को, और यही क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, उससे पिछली साल भी आया था।
इनमें से कौन सा एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो आवश्यक है, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो आवश्यक नहीं है। अपने दिमाग में याद रखना है, एक तो टीवी याद रखना है, घर में टीवी, एक आपको माइल याद करना है, मिल, टीवी माइल पाथ, टीवी माइल पाथ, टीवी माइल पाथ। ये एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो 10 आवश्यक हैं, जो ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसिस नहीं करेगी, खाने के साथ हमें लेने पड़ते हैं, ये आवश्यक एमिनो अम्ल है। टी का मतलब यहां ट्रिप्टोफेन से, टी का मतलब ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन। वी का मतलब वैलिन, वैलिन, वैलिन। अब देखो वैलिन तो होगा, तो वैलिन तो आवश्यक एमिनो अम्ल। एम का मतलब मैथियोनिन या मिथियोनिन, एक ही बात है, मैथियोनिन। आई का मतलब आइसोल्यूसिन। अब देखो ल्यूसिन का बड़ा भाई और आइसोल्यूसिन दोनों आवश्यक एमिनो अम्ल। देखो एक तो ल्यूसिन और एक उसका बड़ा भाई आइसोल्यूसिन, दोनों आवश्यक एमिनो अम्ल। आई का मतलब तो आइसोल्यूसिन और एल का मतलब ल्यूसिन। ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन दोनों भाई भाई हैं, दोनों आवश्यक एमिनो अम्ल है। ट्रिप्टोफेन, वैलिन, मैथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। एल फॉर लाइसिन। लेकिन दो भाई है, एक का नाम तो है एलानिन, बस एग्जामिनर वही पूछता है, एक का नाम तो है एलानिन और एक भाई का नाम है फिनाइल एलानिन। एक भाई का नाम तो है एलानिन और दूसरे भाई का नाम है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन तो आवश्यक एमिनो अम्ल है, लेकिन एलानिन आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है, बस एग्जामिनर ने यही पूछता है। दोनों साल के क्वेश्चंस में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, वो ये पूछना चाह रहा है एलानिन और फिनाइल एलानिन भाई भाई हैं या नहीं। आप कहोगे सुतेले भाई, दोनों की बनती नहीं है। एलानिन तो क्या है, एलानिन तो क्या है, अनावश्यक एमिनो अम्ल है, जबकि फिनाइल एलानिन क्या है, आवश्यक एमिनो अम्ल है। फिनाइल तो आवश्यक है। ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन तो एक ही परिवार के हैं, भाई भाई बिल्कुल सगे हैं, वो तो एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एलानिन और फिनाइल एलानिन अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। एलानिन किस में आएगा, एलानिन तो किसके अंदर आता है। अब आपसे क्या पूछा, अनावश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल में तो कौन आता है, एलानिन, लेकिन फिनाइल एलानिन किस में आता है, आवश्यक एमिनो अम्ल में। अब देखो आपने वैलिन तो यहां पढ़ ही लिया, ल्यूसिन आपने पढ़ ही लिया, लाइसिन आपने पढ़ ही लिया। ए का मतलब आपको पता होगा आर्जिनिन होता है। टी का मतलब क्या है, जैसे ये तो हुआ ट्रिप्टोफेन, यहां होता है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। और एच का मतलब क्या होता है, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। आगे समझो। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस इस बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में यही क्वेश्चन वापस आया था। अब लैंग्वेज चेंज हो गई। पिछली बार क्या पूछा, इनमें से कौन सा एमिनो अम्ल है ऐसा है जो आवश्यक नहीं है। अभी अभी मैंने कहा था फिनाइल एलानिन तो आवश्यक है, लेकिन एलानिन क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है। यही क्वेश्चन पिछली साल, इस साल भी यही क्वेश्चन। एलानिन और फिनाइल एलानिन उसकी पसंद है, फिनाइल एलानिन आवश्यक है लेकिन एलानिन आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है, बस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन आप सबको पता है, प्रोटीन सब एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन भी एक प्रकार का बहुलक होता है। जब आप प्रोटीन का जल अपघटन करोगे तो एमिनो एसिड्स बनते हैं, और ज्यादातर जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, एल टाइप के होते हैं। तो प्रोटीन का जब आप जल अपघटन करोगे तो प्रोटीन टूटेगा, जिनसे बना है उनमें टूटेगा, प्रोटीन एमिनो अम्लों में टूटेगा। और एमिनो अम्ल ज्यादातर किस टाइप के होते हैं, एल टाइप के होते हैं, यानी उनमें एमिनो ग्रुप राइट हैंड, एमिनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ये एमिनो एसिड्स के बारे में क्वेश्चन है, इस पर भी एग्जामिनर पूछ चुका। क्या याद करना है, देखो एमिनो एसिड्स आप सबको पता है, ये वाली चीज, ये एसिड और ये एमिनो। कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, इसीलिए हमने इसे कहा अल्फा एमिनो एसिड्स। ये आपका जो प्रोटीन्स है वो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और ज्यादातर प्रोटीन कौन से एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स। इनमें से कौन सी बात अल्फा एमिनो एसिड्स के बारे में सही नहीं है, अल्फा एमिनो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और इसमें एमिनो समूह कौन सी स्थिति पर है, अल्फा सही। एमिनो एसिड्स के बीच में जो लिंकेज है वो पेप्टाइड लिंकेज है। एमिनो एसिड्स के अंदर ज्यूबिटर आयन बनाने की टेंडेंसी होती है। ज्यूबिटर का मतलब ये होता है, ये एसिड है तो ये H दे सकता है, और ये बेस है तो ये H ले सकता है। तो इसमें एक डाइपोलर स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरह से, इसे ही ज्यूबिटर आयन कहते हैं, इसे ही ज्यूबिटर आयन कहते हैं।
ये पीएच पे डिपेंड करता है, पीएच पे डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स पर जब भी क्वेश्चन आता है तो ये ग्लाइसिन। अगर मैं यहां H लगा दूं, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर में H लगा दूं इस तरह से, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला कार्बन जो है वो किरेलिटी इसकी खत्म हो जाएगी। ये वाला कार्बन अगर इस R की जगह मैं यहां H लगा दूं तो ये वाला कार्बन अब किरेल नहीं रहेगा, ये हो जाएगा NH2CH2COH। इसे ग्लाइसिन कहते हैं। एकमात्र एमिनो अम्लों में ग्लाइसिन ऐसा एमिनो अम्ल है जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता। जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं उन सब में किरेल कार्बन पाया जाता है, इसके कारण वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। लेकिन जो हमारा ग्लाइसिन है, पिछली बार भी ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा, इनमें से वो कौन सा एमिनो एसिड है जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता? आंसर क्या है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में आर की जगह आप क्या लगा दोगे? H। तो एक कार्बन पर जुड़ने वाले चारों समूह अलग अलग नहीं होंगे, फिर 2 पर H आ गए, तो फिर जो ग्लाइसिन है वो आपका क्या नहीं है? आवश्यक एमिनो एसिड्स नहीं। अब जब आपने प्रोटीन पढ़ा तो आपके समझ में आ गया होगा मुझे क्या करना है। जैसे ही प्रोटीन खोलोगे तो प्रोटीन पढ़ना चालू करोगे, खाना खाते समय पता चल गया कि प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बने हैं। और कौन से एमिनो एसिड से? अल्फा एमिनो एसिड से। ज्यादातर किस टाइप के हैं? एल टाइप के। आवश्यक एमिनो अम्लों की टेबल याद रखनी है, टीवी माइल पार्ट। सबसे खतरनाक 2 भाई हैं, एलानिन और फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन तो आवश्यक है, एलानिन आवश्यक नहीं। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो अभी अभी मैंने आपको बताया कि वो कौन सा एमिनो एसिड है जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता, तो आपको क्या याद रखना है? ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रोटीन की स्ट्रक्चर में 2 तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता है 4 तरह की होती है। कुछ प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर रखते हैं, कुछ प्रोटीन सेकेंडरी, कुछ प्रोटीन टर्शरी, और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें चतुर्थक संरचना होती है। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अगर मान लीजिए वो एमिनो एसिड्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हो, जैसे मान लो ट्रिप्टोफेन के बाद वेलिन, वेलिन के बाद मिथ्योनिन, इस तरह से अगर एमिनो एसिड्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है तो ये जो एमिनो एसिड्स से मिलकर जो प्रोटीन की संरचना बनती है उसे बोलते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। यही क्वेश्चन आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, हूबहू राजस्थान बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है। प्रोटीन की वो कौन सी संरचना होती है जिसमें एमिनो एसिड एक सीक्वेंस में व्यवस्थित होते हैं, तो आप कहोगे वो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो उस स्थिति में जो ये प्रोटीन्स है इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। या तो ये कैसी हो जाती है? हेलिक्स, मतलब सीडी नुमा हो जाती है, या प्लेटेड हो जाती है। तो वह पूछा जाता है कि प्रोटीन्स के अंदर ऐसी कौन सी बॉन्डिंग बनती है जिसके कारण इसकी स्ट्रक्चर सीडी नुमा हो जाती है या प्लेट जैसी हो जाती है, तो वो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है। और वो कौन सी बॉन्डिंग के कारण होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो एक एमिनो एसिड्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस हो तो वो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर मान लीजिए उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो वो फिर हेलिक्स टाइप की हो जाती है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मेरे हिसाब से प्रोटीन आपको याद हो गया होगा, जैसे ही आप देखोगे तो प्रोटीन आपको याद हो गया होगा। हमारे कोर्स में 4 चीजें हैं। पहली बात तो दिमाग में सिलेबस रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, तीसरा हमको क्या पढ़ना है? विटामिन पढ़ने हैं, और चौथा हमारे कोर्स में डीएनए आ रहे हैं। अब विटामिन के अंदर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके। विटामिन आपको पता है 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं। बी और सी विटामिन तो ऐसे हैं पानी में सॉल्युबल है, और विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते। लेकिन एक मात्र विटामिन B12 ऐसा होता है जो हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। विटामिन बी और सी विटामिन तो ऐसे हैं कि जो यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं, लेकिन B12 आपकी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। अब यही क्वेश्चन आप सबको पता है कि अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, कौन से विटामिन की कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है? तो आप सबको पता है कौन से विटामिन की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है? तो B12। अगला क्वेश्चन, सबको पता है वो कौन सी विटामिन है? कई बार पॉपुलर क्वेश्चन हो चुका, ये एनसीईआरटी में हूबहू लिखा हुआ है और आपसे पूछा भी है, कौन सा विटामिन ऐसा है जिसके कारण आरबीसी के भुरभुरेपन में वृद्धि हो जाती है, मांसपेशियों में कमी हो जाती है? तो अच्छे से याद कर ले, ऐसा कौन सा विटामिन है? विटामिन ई है। अगला क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए। राजस्थान बोर्ड में आप सबको पता है डीएनए और आरएनए 2 चीज दे रखी है। डीएनए में सबको पता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, और आरएनए में कौन सी शर्करा है? राइबोज शर्करा है। अगर वो पूछे हमसे आरएनए में कौन सी शर्करा है तो आप कहोगे बीटा डी राइबोज।
डीएनए में नाम से ही पता चल रहा है डीऑक्सी है तो राइबोस जैसा ही, लेकिन राइबोस के दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन अगर हटा दी जाए तो क्या बन जाती है, डीऑक्सी। तो आपसे पूछा जाए डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, तो आपको ये तो याद है डीऑक्सीराइबोस, लेकिन कौन सी डीऑक्सीराइबोस, 2-डीऑक्सीराइबोस। 2-डीऑक्सीराइबोस का मतलब यह है कि है तो ये राइबोस शर्करा जैसी, लेकिन 2 नंबर पर इसमें से क्या बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन। तो आप सबको समझ में आ गया होगा बीटा, D2 और डीऑक्सीराइबोस। ये क्वेश्चन कल रह गया था फर्स्ट ग्रेड में, जो मैंने कराया था पेपर सॉल्व, तो ये क्वेश्चन रह गया था, एक बार वापस सोचेंगे। मैंने कल बताया था एक तरीका कैट, सबको चाहो तो कैट याद कर लो, चाहे कैट, ये सबको जनवरी में एग्जाम देनी है कैट। ये सरकार के द्वारा, मतलब एक तरीके से आपको एक तरीके से आप ऐसे याद करें, सीईटी जो कैट है वो मैंने कहा था 2 तरह के बैक्टीरिया, 2 तरह के एंटीबायोटिक होते हैं, एक तो बताए थे जीवाणुनाशी और एक कौन से होते हैं, जीवाणुरोधी। तो ये वाले जो तीनों हैं ये जीवाणुरोधी, ये तीनों जीवाणुरोधी है। बस आपका क्वेश्चन अपने आप हो गया। सी का मतलब मैंने कहा था क्लोरमफेनिकोल है, ई का मतलब एरिथ्रोसाइक्लिन है, टी का मतलब टेट्रासाइक्लिन है। तो अपने आप ये पूछा गया इनमें बैक्टीरिसाइडल कौन सा है, तो आपको ट्रिक भी बताई थी, पीओ एमिनोग्लाइकोसाइड। एक बैंक में पीओ है जिसका नाम है एमिनोसाइड। पेंसिलिन और ओफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिसाइडल है। जैसे ही पेंसिलिन याद करें तो तुरंत याद आना चाहिए पेंसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। हाल में ही फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया, सब आप जानते हो डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, तो डीएनए और आरएनए में किस नाइट्रोजनी बेस का अंतर है, तो सबको पता है एडिनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन। और आरएनए में थाइमीन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल। अब तक ये जो 20 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, यही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में अब तक आए हैं। अगर आप अब कुछ नहीं करना, आपको बस जैसे ही किताब पढ़ें इसको सामने रखें, इन क्वेश्चनों को सुनते चलें, और जैसे ही क्वेश्चन आए तो तुरंत एक बार इसकी लाइन पढ़ लें, जिससे आपको ये अपने आप चैप्टर याद हो जाए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुश्किल से अभी भी 30 दिन में आपको 22 से 25 क्वेश्चन दे देंगे, 30 दिन में, और कुछ नहीं करना, आधा घंटा सुबह खाना खाते समय पढ़ना है, आधा घंटा शाम को पढ़ना है। तो ठीक है आज के लिए। और अगर बार बार आपसे यही कहूंगा, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आएंगे भी और आने भी चाहिए, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कभी भी कोई कंपटीशन में बाधा नहीं आएगी, जिसके भाग्य में होगा उसका सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है, थैंक यू।